Okay. Good morning, dear student. Today we are discussing about the types of RNA and what is the difference between DNA and RNA. First, the types of RNA. First, the ribonucleic acid. Now, ribonucleic acid is next part. हमने पहले देख लिया था DNA. अब हम देखेंगे RNA. Firstly, RNA. RNA. RNA is called as ribonucleic acid. Ribonucleic acid. Ribonucleic acid is the genetic material of virus. ओके अभी आरएनए में कॉम्पोजिशन में अगर हमने देखा तो इनमें जो कॉम्पोजिशन होगा इनमें किन किन का कॉम्पोजिशन होगा तो इनमें होगा फर्स्ट इज अ पेंटोज शुगर दूसरा यहां पर होगा नाइट्रोजन बेस एंड तीसरा होगा फॉस्फेट ग्रुप सो दिस आर द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए. ये जो न्यूक्लियोटाइड है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है जिनमें पेंटो शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा. लेकिन यहाँ पर ये जो पेंटो शुगर होगी ये कौन सी टाइप्स की होगी? ये होगी राइबोज टाइप की, राइबोज टाइप्स ऑफ शुगर. अब राइबोज टाइप और राइबोज टाइप की जो शुगर होगी आरएनए में प्रेजेंट होगी और डीऑक्सीराइबोज वाली जो शुगर होगी ये डीएनए में प्रेजेंट होगी. यहाँ पर नाइट्रोजन बेस भी दो टाइप्स के हैं, पहला है प्यूरिन, दूसरा है पायरिमिडिन. पहला है प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडिन. दूसरा जो नाइट्रोजन बेस है दैट इज द पायरिमिडिन. सो दिस आर द नाइट्रोजन बेस. अब ये जो प्यूरिन है इनको भी इसके भी दो लाइक द सब टाइप्स है. पहला जो सब टाइप है ये है एडिनाइन, जिसे एडिनाइन, और दूसरा जो बेस है दैट इज कॉल्ड एज द ग्वानिन. इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा दैट इज द कैपिटल ए से, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल जी से. पायरिमिडिन, इनके भी अब दो बेस पेयर है. पहला जो है फर्स्ट बेस पेयर दैट इज द साइटोसिन एंड दूसरा जो बेस पेयर है दैट इज द थाइमिन. लेकिन यहां पर थाइमिन होगा यहाँ पर थाइमिन नहीं होगा. यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? थाइमिन की जगह यहाँ पर आ जाएगा यूरैसिल. थाइमिन की जगह यहाँ पर कौन सा बेस आएगा? दैट इज द यूरैसिल, रिप्रेजेंट एज द यू. बट यहाँ पर थाइमिन ये होगा ही नहीं, ये नहीं होगा. सो राइबो शुगर में क्या है? पेंटो शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है. इनमें लाइक प्यूरिन, पायरिमिडिन दो टाइप्स में डिवाइडेड किए गए, एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन. बट थाइमिन नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? यूरैसिल होगा. इनमें डिफरेंस कहाँ ऊपर हो जाता है? थाइमिन की जगह एक यूरैसिल अटैच हो जाता है. अब इनके जो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि दिस आरएनए मॉलिक्यूल, ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है इस आरएनए मॉलिक्यूल में स्पेशली इनमें क्या होती है? पेंटोज शुगर होती है. पेंटोज का मीनिंग क्या? 5 कार्बन वाली शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, जिसे पेंटो शुगर कहा जाएगा. अब ये पेंटो शुगर में क्या होगा? यहाँ पर होगा पेंटो शुगर, और ये जो पेंटो शुगर है इनमें क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन अटैच होंगे. कार्बन हाइड्रोजन अटैच हो जाने के कारण यहाँ पर भी क्या होंगे? कार्बन हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे. और ये जो OH वाले ग्रुप होते हैं इनको क्या कहेंगे बच्चों? इनको कहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप. यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो यहाँ पर ये जो एंड होगा ये फर्स्ट वाला एंड होगा, ये दूसरा एंड होगा, ये तीसरा एंड, ये फोर्थ वाला एंड, एंड यहाँ पर एक आर्म में एक ये फिफ्थ वाला एंड होगा. और ये जो फर्स्ट वाला कार्बन होगा यहाँ पर, ये जो फर्स्ट वाला जो कार्बन होगा यहाँ पर कोई बेस पेयर भी तो अटैच होना है. तो यहाँ पर ये जो बेस पेयर अटैच होगा इस बेस पेयर में स्पेशलिटी
अगर यहाँ पर OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कोई नाइट्रोजन बेस अटैच है, कोई नाइट्रोजीनियस बेस अगर अटैच है, नाइट्रोजीनियस बेस अगर यहाँ पर अटैच है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड तैयार होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड तैयार होगा उसको कहा जाएगा ग्लाइकोसिडेज बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे ग्लाइकोसिडेज बॉन्ड, ग्लाइकोसिडेज बॉन्ड। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे। अब ये जो फिफ्थ वाला कार्बन है, ये जो फिफ्थ वाला कार्बन है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, और यहाँ पर जब ये फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, इसको कहेंगे क्या बच्चों? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। इसको कहेंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। लेकिन कभी कभी कहा जाता है इसको फॉस्फोडाइस्टर। अब फॉस्फोईस्टर एंड फॉस्फोडाइस्टर में डिफरेंस क्या है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है, अगर ये फॉस्फेट ग्रुप किसी एक कार्बन के या एक पेंटो शुगर के साथ या एक राइबो शुगर के साथ अगर अटैच हो जाता है, इसको कहेंगे क्या? फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अगर पेंटो शुगर एक से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इनका ये बेसिक स्ट्रक्चर है आरएनए का, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के अलग अलग टाइप्स देख लेंगे अब हम। तो आरएनए क्या है? आरएनए अभी आरएनए क्या है? ये सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है आरएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्ट्रैंड। अब ये सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड होने के कारण क्या होगा बच्चों? इसमें बेस पेयर रूल, जो ATGC का बेस पेयर रूल था, जो हमने डीएनए में अप्लाई कर दिया, ये 4 ग्राफ रूल है, ये दोनों रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, यहाँ पर दोनों रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। और रीजन क्या होगा कि जब यहाँ पर दोनों रूल एप्लीकेबल नहीं होते, तो यहाँ पर 4 ग्राफ रूल एंड बेस पेयर रूल एंड बेस पेयर रूल, ये दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो आरएनए है ये कौन से स्टैंडर्ड वाला है? ये सिंगल स्टैंडर्ड वाला आरएनए है। क्लियर? नाउ इस आरएनए में अब हम क्या देखेंगे? इसके टाइप्स देख लेंगे, द टाइप्स ऑफ द आरएनए। अब आरएनए के हम क्या करेंगे? कुछ टाइप देख लेंगे कि विच आर द टाइप्स ऑफ आरएनए, कौन कौन से आरएनए के अलग अलग टाइप्स है। पहला जो स्पेशल में अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब ये टाइप्स किन के आधार पर डिसाइड किए गए? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, फंक्शन के आधार पर ये टाइप क्या कर दिए गए? डिसाइड किए गए। तो पहला जो होगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए का टाइप अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इनके फंक्शन के आधार पर इनके क्या हो जाएंगे? टाइप्स हो जाएंगे। अब फंक्शन के आधार पर जो टाइप्स होंगे, इनका जो पहला जो टाइप्स होगा दैट इज द mRNA, इनका जो पहला टाइप होगा उसे क्या कहेंगे? mRNA। mRNA इसका मीनिंग क्या होगा? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये होगा मैसेंजर आरएनए। ओके, अच्छा, अगर किसी सेल में 100% आरएनए प्रेजेंट है, तो इनमें मैसेंजर आरएनए कितना प्रेजेंट होगा? तो इनमें जो मैसेंजर आरएनए होगा ये 5 to 8% प्रेजेंट होगा। कितना परसेंट होगा? 5 to 8%। रोल क्या है इनका? कैरीज द मैसेज डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनका रोल क्या है? कैरीज द मैसेज, कैरीज मैसेज डीएनए, कैरीज मैसेज डीएनए किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहां पर इसका रोल हो जाएगा। कैरीज द मैसेज डीएनए फॉर व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस, कैरीज द मैसेज फ्रॉम डीएनए व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनके लिए इसका रोल होगा mRNA, जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ये 5 to 8% टोटल आरएनए में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दूसरा जो आरएनए है, इनका हम डिटेल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, लेकिन दूसरा जो आरएनए इनका टाइप्स में, दैट इज कॉल्ड एज द tRNA, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? tRNA, tRNA।
टीआरएनए का मीनिंग क्या है बच्चों? टीआरए का मीनिंग है ट्रांसफर आरएनए। कौन सा आरएनए? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, अच्छा इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है ट्रांसफर अमीनो एसिड। ट्रांसफर अमीनो एसिड, यहां पर फंक्शन क्या होगा बच्चों? इनका फंक्शन होगा फंक्शन ट्रांसफर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का क्या करना? ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो ये टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो आरएनए है, जो नेक्स्ट वाला जो आरएनए है, इस आरएनए में हम देखेंगे अच्छा इसके बाद ये जो टीआरएनए के बाद जो नेक्स्ट वाला जो आरएनए है, दैट इज कॉल्ड एज द आरआरएनए। आरआरएनए इनका मीनिंग क्या होगा? इनका मीनिंग होगा राइबोसोमल आरएनए। इसका मीनिंग क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। अभी राइबोसोमल आरएनए इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस करना। सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन करना, प्रोटीन को तैयार करना, ये इनका फंक्शन है। अप्रोक्सीमेटली ये जो टीआरएनए कितना प्रेजेंट होता है, कितना प्रेजेंट होता है उस 100% आरएनए में? ये अप्रोक्सीमेटली 60 to 85% ये प्रेजेंट होता है। 60 to 80% में ये आरएनए प्रेजेंट होता है। और आरआरएनए, ये जो राइबोसोमल आरएनए, ये कितना प्रेजेंट होता है? ये जो प्रेजेंट होता है ये होता है 15 to 18%। ये होता है 15 to 18% किसी भी सेल में जहां पर आरएनए पाया जाता है। तो दिस आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ आरएनए। ये आरएनए का क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द एमआरएनए। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द एमआरएनए। नाउ एमआरएनए, एमआरएनए इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जैकोब एंड मोनाल्ड, पर्सन का नाम क्या था? जैकोब एंड मोनाल्ड जैकोब एंड मोनाल्ड, ये जो पर्सन था, ईयर कौन सा था? 1961 में। 1961 में इन्होंने एमआरएनए इसके कुछ फंक्शन डिस्क्राइब किए। फंक्शन कौन से डिस्क्राइब किए? तो इस फंक्शन में उन्होंने कहा कि ये जो एमआरएनए है, ये जो एमआरएनए है, ये क्या कर देता है? डीएनए को मैसेज कर देता है। डीएनए को क्या करेगा? मैसेज करेगा। किस लिए मैसेज करेगा? प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। ये जो फर्स्ट वाला टर्म है, ये जो फंक्शन है, ये सबसे पहले जैकोब एंड मोनाल्ड ने 1961 में एक्सप्लेन किया कि एमआरएनए डीएनए को मैसेज करेगा प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए। अब यहाँ पर ये जो एमआरएनए है, अब इस एमआरएनए में तो ये अब आपको ये एमआरएनए ये क्या करेगा? डीएनए को मैसेज करेगा। डीएनए को कैसे मैसेज करेगा? अब हम वही प्रोसेस को देखेंगे। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास ये यहाँ पर एक डीएनए मॉलिक्यूल है। दिस आर द डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसकी जो सीक्वेंस है हमारे पास यहाँ पर है। इसकी सीक्वेंस होगी यहाँ पर ए टी सी जी। ए टी सी जी सीक्वेंस है। यहाँ पर वापस से आपने लिया ए टी सी जी, ये सीक्वेंस है इनकी। ये कौन सा? ये लाइक डीएनए। ये कौन सा मॉलिक्यूल? ये डीएनए मॉलिक्यूल है। ये है डीएनए मॉलिक्यूल। अब डीएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट तैयार करेगा, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो यहां पर फर्स्ट क्या होगा कि हमारे पास अब है ये एमआरएनए। अब कौन सा है हमारे पास? ये होगा आपका एमआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। अब ये जो एमआरएनए, अब इस सॉरी ये जो आरएनए, अब इनमें क्या होगा? इनमें भी बेस पेयर होंगे। अब इनमें बेस पेयर कौन से होंगे? देखो आपको पता है ए की पेयर, हमको पता है कि ए की पेयर क्या होती है?
टी के साथ होती है, सी की पेयर क्या होती है, जी के साथ होती है। लेकिन लेकिन यहाँ पर ये जो आरएनए है यहाँ पर टी नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी होता है, यहाँ सॉरी यहाँ पर जी होता है। जी की पेयर सी के साथ होगी, लेकिन ए की पेयर हमेशा किसके साथ होगी, यू के साथ होगी। तो यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यू। यहाँ पर टी है, अब टी जो है तो टी के लिए हम क्या लेंगे, ए लेंगे। सी के लिए हम क्या लेंगे, जी लेंगे। और जी के लिए आप क्या लेंगे, सी लेंगे। ए के लिए वापस से यू लेंगे, टी के लिए ए लेंगे, सी के लिए जी लेंगे, एंड जी के लिए वापस से सी लेंगे। तो डीएनए क्या करेगा, सेम इंफॉर्मेशन को कैरिड करेगा, किस लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। अब प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए आरएनए में, एम आरएनए में इस काइंड का चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि ये जो डीएनए बना, ये जो डीएनए बन गया, तो इस डीएनए में अब हमारे पास ये जो डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, इस डीएनए मॉलिक्यूल में क्या हुआ कि यहाँ पर अब चेंजेस हमें करना है। अब यहाँ पर चेंजेस कैसा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, इस ये जो एम आरएनए है, ये जो एम आरएनए है, इस एम आरएनए, क्योंकि देखो डीएनए की इंफॉर्मेशन एम आरएनए में ट्रांसलेट की गई, इसे एचएन आरएनए कहा जाएगा, इसे एचएन आरएनए कहा जाएगा। अब एचएन आरएनए क्यों कहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ एक्सॉन और कुछ एंट्रॉन वाले पार्ट पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहला देखेंगे, ये जो पार्ट होंगे दैट इज द एंट्रॉन, एक्सॉन, ऐसे अलग अलग इनमें पार्ट पाए जाएंगे। तो जो ब्लैकिश कलर का जो डार्क वाला स्ट्रक्चर है, ये जो डार्क वाला स्ट्रक्चर है, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे एक्सॉन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट कहेंगे, एक्सॉन वाला पार्ट, जो क्या करेगा, कोडिंग करेगा। कोडिंग करने का मीनिंग क्या कि ये जो पर्टिकुलर लाइक द अमाइनो एसिड सिंथेसिस करने के लिए एक कोड तैयार करेगा। तो ये जो डार्क ब्लैकिश कलर वाला जो पार्ट, ये क्या होगा, इसको एक्सॉन कहेंगे। और एक्सॉन वाला कौन सा पार्ट है, ये कोडिंग वाला पार्ट है। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो एम्प्टी वाला पार्ट, ये जो एम्प्टी वाले पार्ट आपको दिखाई दे रहे, उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे एंट्रॉन वाले पार्ट। उनको कौन से पार्ट कहेंगे, एंट्रॉन वाले पार्ट। और एंट्रॉन वाले जो पार्ट होंगे ये कौन से होंगे, ये नॉन कोडिंग पार्ट होंगे, नॉन कोडिंग पार्ट होंगे। ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन कोडिंग पार्ट। अब एक्सॉन और इंट्रॉन ये दो पार्ट तो हो गए, लेकिन अब ये जो आरएनए है ये हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। अब हमें इसको स्टेबल करना है, इसको स्टेबल करना है तो इनमें अगर हमें इसको स्टेबल करना है, इसको स्टेबल करना है तो यहाँ पर हमें एक एंजाइम का यूज करना पड़ेगा जो किसी भी रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियस ये एंजाइम का यूज करेंगे। और ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करेगा। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का रोल क्या है कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इनका फंक्शन क्या होगा, ब्रेक न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करने का काम करेगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब जब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण ये एचएन आरएनए जब ब्रेक हो जाएगा, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो उसके कारण वापस से दो पार्ट तैयार होंगे, इसके कारण वापस से दो पार्ट तैयार होंगे। और ये जो पहला जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा ये होगा एंट्रॉन वाला पार्ट। ये एंट्रॉन वाला जो पार्ट होगा जो नॉन कोडिंग पार्ट होगा, ये नॉन कोडिंग पार्ट होगा, नॉन कोडिंग। और यहाँ पर एक पार्ट तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन वाला पार्ट। यहाँ पर ये जो पार्ट तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन वाला पार्ट। और ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है, कोडिंग वाला पार्ट है, इस पार्ट, अब ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक तो कर दिया, ब्रेक तो कर दिया, किसके कारण, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण। लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट है, ये यहाँ पर ये जो कुछ एक्सॉन वाले पार्ट है,
ये अभी भी लाइक द स्प्लिटिंग या टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो ये जो पार्ट है अब हमें इनको वापस से ज्वाइन करना है। इनको ज्वाइन करने के लिए ये जो एक्सॉन पार्ट है, ये जो एक्सॉन पार्ट है या जो जो फंक्शनल पार्ट है, जिनको ज्वाइन करने के लिए अब हमें यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर लाइगेज एंजाइम यूज करेंगे। और इस लाइगेज एंजाइम के कारण क्या होगा कि ये जो एक्सॉन वाले, ये जो कोडिंग वाले पार्ट है, वो वापस से ज्वाइन हो जाएंगे। ये पार्ट क्या हो जाएंगे, वापस से ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ये जो एक्सॉन वाले पार्ट ज्वाइन होने के कारण वापस से ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है, ये अनस्टेबल आरएनए है। ये क्या है, अनस्टेबल आरएनए। हमें इसको वापस से स्टेबल करना है। तो इनको अगर वापस से हमें स्टेबल करना है तो यहां पर वापस से दो मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो एक्सॉन पार्ट है, यहां पर हमें अटैच करना पड़ेगा एक पार्ट, हेड वाला पार्ट, एंड यहाँ पर एक पार्ट हमें टेल वाला पार्ट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। और स्टेबल होने के बाद में ये जो एमआरएनए, ये जो आरएनए है, ये सेल के न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। सेल के न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब ये आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो यहाँ पर 5' एंड में और यहाँ पर 3' एंड में क्या, यहाँ पर एक हेड अटैच होगा, एक टेल अटैच होगा। तो अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ये स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। तो ये जो एमआरएनए वाला पार्ट है, ये जो एमआरएनए वाला पार्ट है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3' एंड में एक हेड टेल अटैच हो गया, 5' एंड में एक टेल अटैच हो गया, हेड अटैच हुआ, और जिसके कारण ये स्टेबल हो गया। तो अब ये जो पार्ट है, ये जो 5' एंड पर, ये जो 3' एंड पर ये जो पार्ट है, अब इन पार्ट के भी तो कुछ ना कुछ तो नाम ही होंगे। अब इन पार्ट के भी तो कुछ ना कुछ तो नाम ही होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर ये जो कैप वाला स्ट्रक्चर होगा, ये जो कैप वाला या हेड वाला जो स्ट्रक्चर होगा, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे मिथाइलेटेड ग्वानिन। इनको क्या कहेंगे, मिथाइलेटेड ग्वानिन। इनको कहेंगे मिथाइलेटेड ग्वानिन। ये जो पार्ट होगा इसको कहेंगे मिथाइलेटेड ग्वानिन। एंड उसके बाद ये जो पार्ट होगा, इस पार्ट को कहेंगे, जहां पर ए अटैच होता है या जहां पर एडिनाइन अटैच होगा, इसको कहेंगे पॉली एडिनाइन। इनको क्या कहेंगे, पॉली एडिनाइन। इस पार्ट को कहेंगे पॉली एडिनाइन। इनको कहेंगे पॉली एडिनाइन। तो यहाँ पर ये जो आरएनए है, इनको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर एक कैप और यहाँ पर एक टेल, याद रहो इसको हेड इसको टेल, ये अटैच किया जाता है। ये जो कैप है ये बनता है मिथाइलेटेड ग्वानिन से बनेगा। यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में एडिनाइन होने के कारण यहाँ पर इसको पॉली एडिनाइन कहा जाएगा। इसके बाद ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा और ये जो पार्ट होगा, तो ये जो पार्ट होगा इनको क्या कहेंगे बच्चों, इनको कहेंगे कोडिंग पार्ट। इनको कौन सा पार्ट कहेंगे, इनको कहेंगे कोडिंग वाला पार्ट। तो यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा पार्ट होगा, यहाँ पर होगा स्टार्ट कोडॉन। क्या होगा, स्टार्ट कोडॉन। यहाँ पर स्टार्ट कोडॉन और यहाँ पर होगा स्टॉप कोडॉन। यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप कोडॉन। अब स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन, अब इनमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टार्ट कोडॉन, ये जो स्टार्ट वाला जो कोडॉन है, ये जो स्टार्ट वाला जो कोडॉन, अब स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा है, तो AUG। AUG क्या है, ये स्टार्टिंग कोडॉन है। कौन सा, AUG। AUG क्या है, एक स्टार्टेड कोडॉन है जो किसी भी लाइक द प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या कर देता है, इनिशिएट कर देता है। मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड रिलीज कर देता है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन UAG। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा स्टॉप कोडॉन। तो यहाँ और ये जो इसके इनसाइड वाला जो पार्ट होगा, ये जो इनसाइड वाला पार्ट होगा, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। इस पार्ट को क्या कहेंगे, this part is called as what, structural gene।
स्ट्रक्चरल जीन। ओके, इस पार्ट को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। और ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ये किसी भी न्यूक्लियस में सिंथेसिस होकर सेल के साइटोप्लाज्म में आता है अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन आता है कि ये जो mRNA है ये कहाँ पर सिंथेसिस होता है? तो ये mRNA न्यूक्लियस में सिंथेसिस होगा और उसकी जो एक्टिविटी होती है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। सो दिस आर द mRNA। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो RNA, दिस आर द ट्रांसफर RNA, tRNA। इसके बाद वाला जो RNA देखेंगे हम देखेंगे ट्रांसफर RNA। नाउ नेक्स्ट RNA दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर RNA। जो दूसरा वाला इसका जो टाइप्स होगा इस टाइप्स में हम देखेंगे ट्रांसफर RNA, tRNA। ये जो tRNA होगा, ये जो tRNA होगा इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे ट्रांसफर RNA। टी को क्या कहेंगे? ट्रांसफर RNA। अभी जो ट्रांसफर RNA है, सपोज हमारे लाइक द सेल में 100% RNA प्रेजेंट है, इनमें ट्रांसफर RNA कितना प्रेजेंट होगा? सो सच ए ट्रांसफर RNA प्रेजेंट 15 to 20%। हाउ मच परसेंट दे आर प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट 15 to 20%। कौन सा RNA होगा? ट्रांसफर RNA होगा। ये सोल्यूबल RNA है। ये कौन सा RNA? सोल्यूबल RNA। दिस आर द सोल्यूबल RNA। सोल्यूबल RNA इसका मीनिंग क्या? कि दिस RNA दे आर सोल्यूबल इन NaCl। ये सोडियम क्लोराइड में क्या हो जाता है? सोल्यूबल हो जाता है, इसलिए इनको कहेंगे सोल्यूबल RNA। उसके बाद ये क्या? ये स्मॉलेस्ट RNA है। ये स्मॉलेस्ट RNA है, स्मॉलेस्ट RNA है ये। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अभी जो स्मॉलेस्ट RNA है फिर इनका स्ट्रैंड कौन सा है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल। ये सिंगल स्ट्रैंड है। ये जो RNA का स्ट्रैंड कौन सा होगा? दैट इज द सिंगल स्ट्रैंड RNA। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा? हाउ दे लुक लाइक, ये कैसे दिखाई देगा? तो दिस आर द क्लॉवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। हाउ दे आर ऑब्जर्व, तो इनको कैसे देखा जा सकता है? इनका जो शेप होगा क्लॉवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर या हेयर पिन स्ट्रक्चर। बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन क्या होता है कि कुछ बेस पेयर एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के कारण यहाँ पर AUCG एक दूसरे से अटैच होने के कारण का क्लॉवर लीफ लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम देखेंगे उनका स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये जो दिस आर द rRNA एंड tRNA। अब rRNA और tRNA हम सबसे पहले tRNA देखेंगे, दैट इज द ट्रांसफर RNA। अब इस ट्रांसफर RNA में क्या होगा कि स्पेशली ये जो स्ट्रक्चर होगा दे आर द क्लॉवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दे आर लुक लाइक दिस फॉर्म, ये इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो यहां पर सबसे फर्स्ट वाला जो थिंग्स है ये होगा आपका 5' एंड, और जो 3' एंड स्लाइडली अपसाइड होता है, थोड़ा ऊपर होता है 3' एंड। और यहाँ पर ये लॉन्गर एंड है, ये जो 3' एंड है ये कौन सा? ये लॉन्गर एंड है। अब इस लॉन्गर एंड में लाइक द कोडॉन होंगे, तो यहाँ पर कोडॉन होते हैं ACC। कोडॉन कौन से होंगे यहाँ पर? ACC। अब इस कोडॉन के कारण यहाँ पर क्या होगा? इस कोडॉन के कारण यहाँ पर अमाइनो एसिड आकर बाइंड हो जाते हैं। यहाँ पर अमाइनो एसिड बाइंड, यहाँ पर अमाइनो एसिड बाइंड हो जाते हैं, और अमाइनो एसिड बाइंड होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? साइट ऑफ बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड या अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। इसको क्या कहेंगे? अमाइनो एसिड, इनको कहेंगे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ओके, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ओके, नाउ उसके बाद ये जो ये जो पार्ट होगा इसको कहेंगे टी पार्ट, इसको कहेंगे टी पार्ट।
या टी आर्म कहेंगे इसको, इसको टी आर्म कहेंगे। और ये जो टी आर्म होगा ये सूडो यूरेसिल से तैयार होता है। ये जो यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टी आर्म, टी आर्म। और इसको ये कैसे तैयार होता है, ये तैयार होता है सूडो सूडो यूरेसिल, सूडो यूरेसिल के कारण ये तैयार हो जाता है। और इसे आप ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं, इसे ऐसा भी इंडिकेट किया जाता है। और ये जो सूडो यूरेसिल वाला पार्ट है, अब इनका फंक्शन क्या, इनका फंक्शन है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइबोसोम। इनका फंक्शन क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइबोसोम, रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स को क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, ये इस पार्ट का फंक्शन है ना। उसके बाद ये जो वाला पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा, इस पार्ट को कहेंगे डी आर्म, इसको कहेंगे डी आर्म। और ये जो डी वाला आर्म है, ये डी आर्म। अब इसे डी आर्म का फंक्शन क्या है, तो ये जो डी आर्म है ये तैयार होता है डाई हाइड्रो यूरेसिल, ये तैयार हो जाता है डाई हाइड्रो यूरेसिल। ये डाइहाइड्रो यूरेसिल के कारण यहाँ पर ये तैयार हो जाता है। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है हेल्प रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, हेल्प रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन होगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है इस साइड में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वाला ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा दिस पार्ट, ये जो पार्ट होगा इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, साइट ऑफ एंटी कोडॉन साइट। कौन सी साइड, एंटी कोडॉन साइट, एंटी कोडॉन साइट कहा जाएगा। यहां पर क्या होगा, स्टॉप कोडॉन या एंटी कोडॉन, ऐसे कोडॉन जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, ऐसे कोडॉन यहां पर तैयार हो जाएंगे। इसको क्या कहा जाएगा, एंटी कोडॉन साइट। यहां पर क्या, एंटी कोडॉन साइट UAG या अदर डिफरेंट टाइप्स के एंटी कोड जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रोक देते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस रोक देते हैं, वहां पर ऐसे कोडॉन तैयार हो जाएंगे, जिसे एंटी कोडॉन साइट भी कहा जाता है। देन ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करेगा। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा। ये जो अपसाइड वाली साइड, ये अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड है, और यहाँ पर अमाइनो एसिड रिकॉग्नाइजिंग साइड है। सो दिस आर द rRNA, sorry, these are the tRNA. Now next part, नेक्स्ट पार्ट अब इनमें क्या है, राइबोसोमल आरएनए। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, थर्ड नंबर का जो टाइप है इनमें होगा राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। These are the ribosomal RNA, ribosomal RNA, rRNA, which RNA, rRNA। अब ये जो rRNA है, ये जो rRNA है, इनमें कितना लाइक अगर पूरे सेल में आरएनए प्रेजेंट है तो कितना परसेंट लाइक द राइबोसोमल आरएनए या rRNA प्रेजेंट होगा, दे आर प्रेजेंट 60 to 85%। कितना परसेंट प्रेजेंट होगा, 60 to 85% प्रेजेंट होगा। ये क्या है, ये जो आरएनए है, दिस आर इरेगुलर स्ट्रक्चर। ये कौन से शेप का है, इरेगुलर इन स्ट्रक्चर। ये तीसरे नंबर का आरएनए है, थर्ड नंबर। ये होगा इरेगुलर, इरेगुलर स्ट्रक्चर, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर का है। एंड अब इनमें क्या होगा, इनको साइड ऑफ एडाप्टर साइड, सॉरी, ये जो tRNA है इसको साइड ऑफ एडाप्टर साइड भी कहा जाता है। और ये जो ये इरेगुलर स्ट्रक्चर का आरएनए प्रेजेंट है। इरेगुलर स्ट्रक्चर का आरएनए, उसके बाद इसका जो साइज होगा इरेगुलर है। लॉन्गेस्ट आरएनए है, ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट आरएनए,
ये लंबा आरएनए है, लॉन्गेस्ट आरएनए, क्योंकि ये 60 to 85% प्रेजेंट है, इसलिए लॉन्गेस्ट आरएनए है। इसके बाद अप्रोक्सीमेटली इनमें, अच्छा इसमें एक पॉइंट रह गया हमारा, ये जो टी आरएनए है, ये जो टी आरएनए इसको क्या कहेंगे, एडेप्टर, एडेप्टर आरएनए, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एडेप्टर आरएनए। और ये जो आरएनए राइबोसोमल आरएनए 60 to 85% प्रेजेंट होता है, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर का है एंड लॉन्गेस्ट आरएनए है। ये सारे हमारे हो गए टाइप्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द आरएनए एंड टाइप्स ऑफ द आरएनए। नाउ हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, हु इज डिस्कवर द आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो इसका जो पर्सन है इसका नाम है अल्टमैन, अल्टमैन 1869। इन्होंने सबसे पहले ये जो आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए है, इसकी डिस्कवरी की गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द आरएनए अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे इनका कि अब डीएनए में एंड आरएनए मींस जो लाइक द स्मॉल स्मॉल टर्म्स है, वन बाय वन हम उसी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली जो टर्म्स होगी, तो इस टर्म्स में जो फर्स्ट वाला यहाँ पर जो टर्म्स होगा, इसमें रहेगा कि डीएनए, डीएनए जो होगा कि डीएनए में क्या होगा कि कोई एक जीन या कोई एक साइट ऑफ द डीएनए, अगर डीएनए के किसी साइट ने, किसी डीएनए के साइट ने एक प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया, अगर प्रोटीन तैयार कर दिया, प्रोटीन सिंथेसिस किया, तो उन साइट को कहा जाता है सिस्ट्रॉन। इसको क्या कहा जाएगा, सिस्ट्रॉन कहते हैं। अगर ये जो डीएनए है, अगर ये डीएनए है, डीएनए की डीएनए वन साइड, डीएनए वन साइड, डीएनए की एक ही साइड ने एक ही प्रोटीन को तैयार कर दिया, डीएनए के एक साइड ने क्या कर दिया, वन प्रोटीन रिलीज, वन प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ, या एक प्रोटीन को तैयार कर दिया, वन प्रोटीन फॉर्मेशन, एक ही प्रोटीन को तैयार कर दिया, और एक प्रोटीन को जब तैयार कर दिया, उस साइड को क्या कहा जाएगा, दैट इज द मोनोसिस्ट्रॉन। क्या कहेगा, मोनोसिस्ट्रॉन। एक ही, अगर देखो डीएनए की जो साइट है इनको तैयार कर दिया, इनको क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन। एक ही प्रोटीन तैयार कर दिया, मोनोसिस्ट्रॉन। एक अगर प्रोटीन तैयार कर दिया, इनको क्या कहेंगे, मोनोसिस्ट्रॉन। दैट इज कॉल्ड एज मोनोसिस्ट्रॉन। अब डीएनए के किसी साइट ने एक से ज्यादा प्रोटीन तैयार कर दिया, अगर डीएनए के किसी साइट ने एक से ज्यादा प्रोटीन तैयार कर दिया, जिसे क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉन, जिसे क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉन। The site of the DNA which are form more than 2 protein, या डीएनए के किसी साइड ने, डीएनए वन साइड अगर एक से ज्यादा, मोर देन वन प्रोटीन, मोर देन वन प्रोटीन, एक से ज्यादा प्रोटीन तैयार कर दिया, एक से ज्यादा प्रोटीन जब तैयार कर दिया, उसको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉन, उनको क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉन। क्लियर? So these are the one of the basic terms of the DNA RNA. Now again one of the things is remain. Now C value. अब C value होता क्या है, C value का मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ, हाउ मच जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, कितना जेनेटिक मटेरियल एक सेट के क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। C वैल्यू देखेंगे इसके बाद, C वैल्यू, C वैल्यू का मीनिंग क्या होगा, हाउ मच जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम के सेट में कितना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। अब इनको इंडिकेट किससे किया जाता है, इसको इंडिकेट किया जाता है यन से, इसको इंडिकेट किया जाता है यन से। एन का मीनिंग क्या है, हेप्लॉइड, ये हेप्लॉइड है। यहां पर 2n का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा था डिप्लॉइड। यहां पर 3n है,
इसका मीनिंग क्या होगा, इनका मीनिंग होगा ट्रिप्लॉइड। तो यहां पर यन का मीनिंग क्या, जितना हेप्लॉइड, दे आर इंडिकेट 2C, दे इंडिकेट 1C, कि जितना n उतना C, मीन्स इक्वली। उसके बाद अगर यहाँ पर 2n से आपने इंडिकेट कर दिया डिप्लॉइड को, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 2C। यहाँ पर आपने लिख दिया 3n से ट्रिप्लॉइड, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 3C ट्रिप्लॉइड। तो रीजन क्या, सी वैल्यू का मीनिंग क्या, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट में कितना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता, उसके अनुसार उसके सी वैल्यू को डिनोटेड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होगा, नेक्स्ट वाले जो पॉइंट में ये जो सी वैल्यू है ये पिक्नोग्राम से मेजर की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली जो अगेन वन थिंग्स है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर, लाइक द डीएनए के 3 बिलियन जो बेस पेयर उसको अटैच किया गया है। 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए, 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए, इनकी अब तक स्टडी की जा चुकी है। कौन से प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट वाला जो और एक जो टर्म्स है, अब ये जो डीएनए होगी, तो डीएनए के दो बेस पेयर में क्या होगा, जो लेंथ होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। तो डीएनए के जो दो बेस पेयर होते हैं, अब ये जो दो बेस पेयर होगी, इनकी जो अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ होगी इनमें 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। तो रीजन क्या होगा, ये जो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, जिसके कारण डीएनए की जो लंबाई है, ये लेंथ ये इंक्रीज हो जाती है। और ये जो डीएनए की जो लेंथ होगी, ये जब इंक्रीज होगी, ये कितना होगा डीएनए की लेंथ, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। अब इतना बड़ा जो डीएनए है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस में अटैच करना है, पूरा जो डीएनए होगा ये न्यूक्लियस में ज्वाइन करना है। तो उस समय के लिए स्पेशलिटी, तो यहाँ पर ये जो पूरा जो डीएनए, इनको कॉइल्ड स्ट्रक्चर में, इन्हें कॉइल स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, फिट किया जाता है किसी भी न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस, इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों, क्योंकि इनमें सारी जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन पाई जाती है। सो दिस आर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ द डीएनए स्टडीज। आज के दिन तक 3 बिलियन बेस पेयर इनकी स्टडी हो चुकी है। डीएनए की जो लेंथ होती है 2.2 मीटर होती है। और इतना सारा जो डीएनए होगा, ये कॉइल स्ट्रक्चर में अटैचमेंट करने के लिए इनमें स्पेशली न्यूक्लियस का यूज किया जाता है, कि सारा जो डीएनए होगा एक ही जगह पर अटैच होगा, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वाला इसका जो पार्ट होगा, इस पार्ट में क्या होगा, रीनो डीएनए, रिट्रो डीएनए, सॉरी रीनो आरएनए एंड रिट्रो आरएनए। अब रीनो एंड रिट्रो आरएनए में क्या होगा, कि यहाँ पर फर्स्ट वाली जो थिंग्स होगी, रिट्रो, हा सर मी स्कूलमध्ये सर, अरे सापलं चालतो, हा ते लेक्चर रेकॉर्ड करायला लागले, बायो, हाँ हाँ। नाउ यहाँ पर क्या होगा, जो रिट्रो डीएनए एंड रीनो डीएनए, रिट्रो आरएनए एंड रीनो आरएनए, दोनों की दोनों भी जेनेटिक मटेरियल है, दोनों के दोनों भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ये जो रिट्रो डीएनए होता है, ये भी वायरस में ही पाया जाता है, ऑकर इन वायरस, ये वायरस में ही पाया जाएगा। ये इन्वोलप होगा, ये क्या होगा, ये इन्वोलप
ये इनवॉल्व पाया जाएगा। और इनमें अगर किसी होस्ट सेल को इन्फेक्शन फैलाना है या किसी होस्ट सेल को लाइक द इन्फेक्शन कॉज करना है, तो ये जो रिट्रोवायरस है इनका फर्स्ट कन्वर्जन हो जाएगा डीएनए में, और डीएनए में कन्वर्जन होने के कारण आफ्टर कुछ समय के बाद ये क्या कर देते हैं, दे आर एक्टिवेट द होस्ट सेल, ये किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्शन फैलाने का काम कर देते हैं। ये किसी भी होस्ट सेल को क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। रिट्रो आरएनए ये क्या करेगा, ऑकर इन वायरस, ये वायरस में पाया जाता है। रिट्रो वायरस को इन्फेक्शन कॉज करना है किसी ह्यूमन बींग्स को, तो फर्स्टली वो कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए में, और डीएनए के द्वारा वो किसी होस्ट सेल में क्या हो जाएगा, मीन्स किसी होस्ट सेल को इन्फेक्शन कॉज करेगा। लास्ट वाला है हमारा रिनोड आरएनए। रिनो आरएनए ये क्या है, ये है अनइनवोलप, ये अनइनवोलप है, ये अनइनवोलप है, इनमें कोई इनवोलपिंग नहीं पाई जाएगी, और इनमें इनवोलपिंग नहीं पाए जाने के कारण अप्रोक्सीमेटली जो 15% जो वायरल या फीवर इन्फेक्शन है, 15% जो वायरल एंड फीवर इन्फेक्शन है, दे आर कॉज बाय द फीवर इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन दे आर कॉज बाय rhino RNA. So this is all about the nucleic acid, और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए आज हमने देखा, लास्ट टाइम हमने देखा डीएनए, the types of DNA, RNA, types of RNA, introduction of the nucleic acid. Now nucleic acid is the part is over. Next time हम start करेंगे Mendel's law. Thank you.